इस चैप्टर की शुरुआत में आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले है एनवायरमेंटल स्टडीज़ विच इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ इंटर रिलेशंस विद आर सराउंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल टू केमिकल। इंटर रिलेशंस होते हैं इंटरेक्शन विद आर सराउंडिंग्स, वट एवर इम्पैक्ट एनवायरमेंट कैन हैव ऑन अस इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन है इनमें से केमिकल इंटर रिलेशन, इसको जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इट इंक्लूड्स द ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एनवायरमेंट। सो आप बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज की ही एक सब ब्रांच होती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन कंटिन्यूएशन विद दिस, थर्ड डेफिनेशन इज दैट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विच इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स हार्मफुल इफेक्ट्स इसके होते हैं, तभी इसको अनडिजायरेबल कहा जाता है। और वो सब्सटेंस जो कोज करता है पॉल्यूशन को, उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। ये तीन टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस। आगे क्लासिफिकेशन आने भी वाली है। बेसिकली दो टाइप का होता है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स एंड इसके अलावा है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों आते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन देन इन नेचुरल अबंडेंस एंड कैन बी प्रोड्यूस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ड्यू टू नेचुरल हैपनिंग्स। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉल्यूटेंट के बारे में। सबसे पहले तो ये ग्रेटर कंसंट्रेशन, यानी जो नेचुरली प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, कम नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। अगर लेट्स से वाटर का एग्जांपल लें, हमें कोई मिनरल है उसके अंदर, वो नेचुरल से यानी जो हमारे लिए ऑप्टिमम है उससे कम उसका अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे, पॉल्यूटेंट नहीं बोला जाएगा। पॉल्यूटेंट बोलने के लिए उस मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए नेचुरल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहली कैरेक्टरिस्टिक पॉल्यूटेंट की। एंड दूसरी, ये प्रोड्यूस किया जा सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी। जैसे अभी के करंट सिनेरियो में आप CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से व्हीकल वगैरह के अंदर से निकलती है और बिग इंडस्ट्री से भी निकलती है। हमने देखा था पी ब्लॉक चैप्टर में, ये दो मेजर कंट्रीब्यूशंस होते हैं CO2 के एनवायरनमेंट में। तो ये दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज से ही निकल रही हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेचुरल हैपनिंग्स की वजह से, जहाँ आदमी का कोई हाथ नहीं है वहाँ भी पॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे इसी चैप्टर में आने वाला है, राजस्थान के कुछ रीजन्स में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर में, तो वहाँ तो किसी आदमी का हाथ नहीं है, वो रीजन के ही ऐसी स्पेसिफिसिटी है कि वहाँ पाया जाता है फ्लोराइड आयन ज़्यादा। पानी में खारा पानी होता है कई इलाकों में राजस्थान में, तो ये नेचुरली ही प्रेजेंट है, आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो दोनों तरीक़ों से पोल्यूशन हो सकता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स नियरली 12 to 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड। अब हवा हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है फूड के कंपैरिजन में, ये तो ऑब्वियस बात है। फूड हम सिर्फ 3 ही टाइम्स खाते हैं एक दिन में, लेकिन हवा एक ऐसा पल नहीं होता जब हम ले नहीं रहे होते, तो ज़्यादा हम लेते हैं, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन कितना ज़्यादा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में, जहाँ पे एक लाइन आती है कि 12 to 16 टाइम्स अ मिनट एवरेज ह्यूमन ब्रीथ्स। तो एयर ही ब्रीद करते हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ से आपको लर्न करना है। ये 12 से 16 ही आप याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, कि इतने टाइम्स ज़्यादा एयर हम लेते हैं फूड के कंपैरिजन में। सो इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर बिकम सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द सिमिलर लेवल प्रेजेंट इन द फूड। तो फूड के कंपैरिजन में क्योंकि एयर हम ज़्यादा लेते हैं, तो एक दोनों का अगर सिमिलर लेवल प्रेजेंट हो तो ज़्यादा हम ले जाएंगे एयर के थ्रू, क्योंकि एयर का अमाउंट ही हम ज़्यादा लेते हैं। तो 15 टाइम्स मोर द सेम लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर वी टेक थ्रू एयर व्हेन वी सक एयर आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये चीज़ आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए की जा रही है कि पोल्यूशन ज़्यादा सीवियर होता है, मोर फेटल होता है एयर पोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, फूड के कंपैरिजन में अगर वहाँ पे पोल्यूटेंट हो। पोल्यूटेंट्स कैन बी डिग्रेडेबल लाइक डिस्कार्टेड वेजिटेबल्स विच रैपिडली ब्रेक डाउन अंडर नेचुरल प्रोसेसेस। ये इकोसिस्टम में पढ़ेंगे नेचुरल प्रोसेस, इसको डीकम्पोजिशन कहा जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डीकम्पोज होते हैं इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स। तो उसी के अंडर इसको पढ़ा जाएगा, ये हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे डिग्रेडेशन कैसे होता है बेसिकली।
On the other hand, pollutants which are slowly degradable remain in the environment in the unchanged form for many decades. अब एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ कितनी होती है? 6 से 7 डिकेड्स। मैनी अगर 6 से 7 इंक्लूड कर लें तो एक अपनी पूरी लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग इन स्लोली डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिग्रेड होते नहीं देख पाएगा। तो इसलिए इनको नियरली इनडिग्रेडेबल यानी नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। ऐसा इसको डिफाइन किया जाता है पॉलीमर चैप्टर में, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। तो इसको नॉन डिग्रेडेबल ही मान सकते हैं आप इन सब पोल्यूटेंट्स को, जो दूसरी कैटेगरी है। या आगे भी आने वाला है। इनके एग्जांपल्स हैं डीडीटी, प्लास्टिक मटेरियल्स, हैवी मेटल्स एंड न्यूक्लियर वेस्ट ETC। अब ये DDT और हैवी मेटल्स के अंदर मरकरी बेसिकली एक हैवी मेटल ही है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हैवी मेटल्स बोला जाता है। एंड उसमें भी नीचे आता है मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी 3D 4D 5D सीरीज में आता है, तो काफ़ी नीचे काफ़ी भारी है, तो उसको हैवी मेटल्स बोल सकते हैं। मरकरी का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको क्योंकि DDT और मरकरी ये एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। बायोमैग्निफिकेशन फिनोमेना के अंडर ये दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी लेवल्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स के, उनके थ्रू पास करते रहते हैं। डिग्रेड यानी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता इनका, तो वहाँ से भी हमें याद हो जाएगा DDT और हैवी मेटल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है प्लास्टिक मटेरियल्स। ये इसी चैप्टर में आगे गिवन है आपको कि सीवेज में जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो एनिमल्स जब एनगल्फ कर लेते हैं तो उनकी डेथ का कारण बन जाते हैं वो, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं कर सकते पॉलीथीन्स को। एंड पॉलीथीन से ही प्लास्टिक मटेरियल बनाए जाते हैं। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये पॉलीमर चैप्टर में देखेंगे कि आप जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसी से ही काफ़ी सारे प्लास्टिक मटेरियल्स बनते हैं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे क्लियर हुआ है हमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता हो सकता क्योंकि एनिमल्स के इनसाइड इनका, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए ये भी। एंड इसके बाद आता है न्यूक्लियर वेस्ट। ये भी उस एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में आता है। न्यूक्लियर वेस्ट को अच्छे तरीके से पैक करके ज़मीन के अंदर 500 मीटर अंदर गाड़ दिया जाता है क्योंकि ये डिग्रेडेशन इसका पॉसिबल नहीं है। एंड न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में हैवी मेटल से एसोसिएट करके भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हैवी मेटल्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। यही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फॉर एन एलिमेंट टू बी रेडियो एक्टिव एंड फिर उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जा सकता है। तो हैवी मेटल्स हमने देख लिया नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसी से एसोसिएटेड है न्यूक्लियर वेस्ट। दे आर वंस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट आर डिफिकल्ट टू रिमूव बिकॉज ऑफ देयर स्लो डिग्रेडेशन। These pollutants cannot be degraded by the natural process and are harmful to living organism। देखा यहाँ पे बोल दिया उसने cannot be degraded, पीछे बोल रहा था slowly degradable, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इनको नियरली नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जा सकता है, स्लोली को नॉन। इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स एंड गेट ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, वाटर और डम्प्ड इनटू द सोइल। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि 3 टाइप का होता है पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले एयर पोल्यूशन को हम स्टडी करेंगे जिसको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ, ये कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑफ एयर और रीजन्स, ईच हैव डिफरेंट डेंसिटी। सबसे पहले तो कंसेंट्रिक लेयर्स है एनवायरनमेंट की, इसका मतलब सेंटर इनका एक ही है विच इज़ अर्थ, उसके अराउंड सर्कुलर आउटलाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन सभी रीजन्स ऑफ एयर की डिफरेंट डेंसिटी इसलिए होती है, यहाँ पे ऊपर लिखा है नॉट ऑफ सेम थिकनेस, थिकनेस भी सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, जितना ज़्यादा कोई थिक होगा उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि एरिया डिफरेंट है इन सभी रीजन्स का। हमें तो 2 ही डिस्कस किए गए हैं, आप आगे देखेंगे तो एरिया जिसमें ज़्यादा होगा उसी से हिसाब से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी अमाउंट ऑफ कंटेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन्स वो ज़्यादा होंगे। द लोएस्ट रीजन जिसमें ह्यूमंस लिव करते हैं उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसको ऐसे याद रखो, हमारे जो टॉप पे है, हमारे सर के ऊपर जो है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे। ट्रॉप से टॉप हमें याद रखना है। एंड ये कितना एक्सटेंड करता है इसका नंबर भी आपको याद रखना है। इट एक्सटेंड्स 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल।
10 किलोमीटर ऐसे याद रखो। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अंदर 11 अल्फ़ाबेट्स इस वर्ड के अंदर आपको दिखेंगे। 11 भी आप मान सकते हैं, 10 और 11 में आई डोंट थिंक सो आपको कंपैरिजन करवाएगा। तो सी लेवल से 10 किलोमीटर तक हुआ ट्रोपोस्फेयर। एंड अबाउ दिस 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसको अलग से ऐसे याद रखो, स्ट्रैट से स्टार आपको याद रखना है, यानी जो तारों के पास है ऊपर है हमसे वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो अलग से हमने इन दोनों को याद रख लिया सेपरेटली, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को। एंड एग्जैक्ट इसका नंबर आपको याद रखना है 10 to 50 किलोमीटर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है एस से स्टार्ट होता है एंड एस 5 जैसा इसकी शेप होती है, तो उससे 5 से 50 याद रखो कि 10 से 50 तक इसका लेंथ पाई जाती है इस रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर की। Troposphere is a turbulent, dusty zone containing air, much water and clouds. तो टर्बुलेंस बेसिकली वर्ड का मतलब होता है हलचल होती है। इसमें हलचल होती दिखाई ही हमें इसमें दे सकती है, क्योंकि विजिबल ही हमें तो यही होता है, स्ट्रेटोस्फेयर तो ऊपर होता है। तो टर्बुलेंस का एक मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आंधी तूफान से, क्योंकि हवा में ही हलचल होगी। तो टर्बुलेंस इसी में पाई जाएगी। पहली चीज़ डस्टी जोन यानी धूल उड़ती हुई हमें इसी में दिखाई देगी। कंटेनिंग एयर, मच वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कई बार 1 किलोमीटर दूर ही हमें क्लाउड्स दिखाई दे जाते हैं, काफ़ी नीचे होते हैं। तो ये तो 10 किलोमीटर तक है, तो क्लाउड्स इसके अंदर ही पाए जाएंगे। ये ऑब्वियस चीज़ होनी चाहिए हमारे लिए। स्ट्रेटोस्फेयर को बेसिकली देख नहीं सकते आप, जो कोई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि 10 से ऊपर आता है ये, वो दिखाई देने वाली चीज़ें ट्रोपोस्फेयर का ही पार्ट होंगी। तो इसमें बहुत सारी एयर होती है। इन दोनों का बेसिकली कंपैरिजन करना है हमने कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, कंपैरेटिवली स्टडी करके याद रखा जाएगा। ये ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारी होती है कंटेनिंग एयर, एयर में जितनी भी सारी गैसेस पाई जाती हैं वो सभी ट्रोपोस्फेयर में होंगी। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ आपको एयर, ये जो है इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है वही पाए जाएंगे। जैसे एयर में हम जानते हैं 78% N2 होती है और 21% O2 होती है, तो 99% तो इन दोनों ने फॉर्म कर लिया। तो ये दो मेजर कंपोनेंट हैं, सिर्फ ये पाए जाएंगे जो मोस्ट अबंडेंट है ट्रोपोस्फेयर में। उनका थोड़ा सा हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाएगा, क्योंकि इतनी ऊपर पहुंचती नहीं है यूजुअली गैसेस। ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अर्थ की पकड़े रखती है वो। सो जो मोस्ट अबंडेंट है वही पहुंच पाएंगी। N2 और O2 होती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। एंड ओजोन होती है, ये आप आगे पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर की फॉर्म में, तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़, मच वाटर वेपर होते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में, लिटल वाटर वेपर होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। मच इसलिए क्योंकि सी लेवल के ऊपर ही प्रेजेंट होता है ना, तो वेपराइजेशन के थ्रू वहीं से निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स यही होते हैं, क्योंकि क्लाउड्स यही है तो बारिश भी यही होगी। तो सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि बहुत सारे वाटर वेपर्स यही होंगे। बहुत ऊपर तक वाटर वेपर्स पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वाटर का मास भी तो मोलर मास काफ़ी हावी होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर तक बहुत कम पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिटल वाटर वेपर है एंड यहाँ पे मच वाटर वेपर है। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड्स हमने देख लिया यहीं पाए जाएंगे। एंड स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, इसी को आंधी तूफान बोलते हैं, देख लिया हमने। टर्बुलेंट होता है तो इसी के अंदर पाया जाएगा। द स्ट्रेटोस्फेयर ऑन द अदर हैंड कंटेन्स दीज थिंग्स। तो इन दोनों का ध्यान रखिए कि क्या क्या कंपोजिशन होती है इनमें। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक। presence of ozone in the stratosphere prevents about 99.5% of the sun's harmful UV radiation from reaching the earth's surface and thereby protecting humans and other animals from its इफेक्ट। ये 99.5 नंबर आपको याद नहीं रखना है, वैसा याद रखिए कि ऑलमोस्ट 100% यूवी रेडिएशन के जो हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं उनसे हमको ओजोन प्रिवेंट कर लेता है। आपका ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी होगा, कितने ही लोगों को आप देखते हैं कि वो धूप में निकले और उनको स्किन कैंसर हो गया। ऐसा एविडेंसेस आपको नहीं मिलते शायद डेली लाइफ में। इससे आप समझ सकते हैं कि जितनी भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस थी ओजोन ने उनको प्रिवेंट कर लिया है। तो ये नंबर याद मत रखिए, 100% इसको मान सकते हैं। एंड ओजोन ये काम करती है, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। एंड जहाँ पे थिन हो जाती है ओजोन वहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है यूवी रेडिएशन का, दिस वी आल्सो सी इन दिस चैप्टर आल्सो एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आल्सो।
ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेरिक आता है जिसमें ओजोन डिप्लीशन इज़ द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन। तो दिस अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर। तो सॉलिड और लिक्विड मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलेट इनको बोलते हैं, गैसियस की अलग कैटेगरी है। गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स में आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, मेनली होते हैं ये SO2, NO2 एंड CO2। CO भी होता है, लेकिन एज ऑल ऑफ अस नो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा हमें कंसर्न है अभी करंट सिनेरियो में, वो CO2 की वजह से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उसमें कोई रोल नहीं है, इवन ग्रीन हाउस गैस भी नहीं होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए मोस्ट सीरियस एज ऑफ द करंट सिनेरियो CO2 ही है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन्स और इसके अलावा जितने भी मैंशनड हैं कंपोनेंट्स गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स के, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया गया। ये एक चीज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये यहाँ पे यहाँ के अलावा और कहीं नहीं दिखेगी इस चैप्टर में आपको, लेकिन आपको याद ज़रूर याद रखना है क्योंकि मेंशन कर दिया गया है कि ये गैसियस एयर पोल्यूटेंट होता है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी पी ब्लॉक चैप्टर में, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होती है वोल्केनोज से, जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं उनसे। तो ऑब्वियसली वो भी कोज है नेचुरल पोल्यूशन का, जो वोल्केनोज फटते हैं जहाँ पे पोल्यूशन वहाँ पे भी होता है, नेचुरली होता है, लेकिन पोल्यूशन तो होता है। तो H2S वहाँ पे निकलती है, ये वहाँ से आपको याद हो जाएगा। एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट है H2S, ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी सब तो यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड ही है, उनको हम आगे देखने वाले हैं। मोस्टली क्योंकि ऑक्साइड्स होते हैं गैसेस एयर पोल्यूटेंट, इसलिए अदर ऑक्सीडेंट लिखा है लास्ट में। ऐसा ऑब्वियस है क्योंकि जितने भी रिलीज़ होती हैं गैसेस एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन से ही कंबाइन करेंगी ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी होती है। तो जितने भी मतलब जो भी चीज़ें रिलीज़ होती हैं एनवायरनमेंट में, भले ही किसी फॉर्म में हो, कन्वर्ट तो उनको ऑक्साइड में ही होना है। आप पूछेंगे कि नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है N2 का 78%, तो नाइट्राइड में कन्वर्ट होना था। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि N2 जो दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन में सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स में, इसलिए ऑक्सीडेंट लिखा गया है लास्ट में। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। गैसियस के अलावा इसमें दोनों आएंगे, सॉलिड और लिक्विड। दे आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक ETC। इन सबको आगे डिटेल में डिस्कस किया गया है, सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, सो वी विल सी देम लेटर। गैसियस एयर पोल्यूटेंट में सबसे पहले आता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स इज बर्न्ड एंड मोस्ट कॉमन इनमें होता है SO2। बेसिकली फॉसिल फ्यूल को बर्न करना मतलब कंबशन रिएक्शन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर ऑक्सीजन मिला दी जाएगी तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगा एंड SO2 बन जाएगा। दैट्स हाउ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड। मोस्ट कॉमन इनमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिकली ये जो फॉसिल फ्यूल बर्न करने का तरीका है, यही मेजर कोज होता है एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके जाने का। क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कोजिंग वे आप बोल सकते हैं वो व्हीकल्स ही हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स ये हर देश में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अबंडेंस इनकी होती है। इज़ अ गैस दैट इज़ पॉइजनर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। दोनों में पॉइजनस होती है, पर्टिकुलरली ही हमें याद रखना है, ये हम आगे देखेंगे ही। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इवन लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 causes respiratory diseases such as asthma, bronchitis, emphysema इन ह्यूमन बींग्स। तो ये तो एनिमल्स में हो गया इनका इम्पैक्ट। एंड अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज चैप्टर में हम देखने वाले हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन आता है। एंड ये जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई बेसिकली एक नली होती है सांस की, फेफड़ों के पास पाई जाती है, और आइटिस इसके पीछे वर्ड लगा है, इसका मतलब होता है सूजना, इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाई जब सूज जाती है, इन्फ्लेमेट हो जाती है, इसको ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन कन्फर्म इट इज़ आल्सो रेस्पिरेटरी डिजीज। एंड SO2 कोज करती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ को, इवन
लो कंसंट्रेशन में, यह आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे कि हाई कंसंट्रेशन इसकी रिक्वायर्ड होती है प्लांट में रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कोज करने के लिए। इसका इम्पैक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जिस ऑर्गन को ये इम्पैक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे फ्लावर कर रही है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, डाई कर जाता है, इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर जब ये इम्पैक्ट करते हैं तो कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं जिनको क्योर किया जा सकता है। तो क्योंकि इम्पैक्ट कम है इसलिए इनकी कंसंट्रेशन भी कम ही है SO2 की, एंड यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, ऑर्गन ही ख़त्म हो जा रहा है, डेड हो जा रहा है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स में। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे। SO2 causes irritation to eyes resulting in tears and redness। अब ये आपको यहाँ से याद रखना है कि जो गैस हमें सोने से प्रिवेंट करती है, सोना जो वर्ड है SONA, उसके अंदर SO आता है स्टार्टिंग में, और सल्फर डाइऑक्साइड के स्टार्टिंग में भी SO आ रहा है, तो इट वुड बी दैट गैस SO2। ये बेसिकली आई इरिटेंट होती है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, NO2 एक लंग इरिटेंट होती है। तो ये दोनों अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं। High concentration of SO2 leads to stiffness of flower buds which eventually fall from the plants। तो स्लीपनेस को ये प्रिवेंट करती है SO2 गैस, क्योंकि आँखों में आंसू इससे आते हैं और लाल हो जाती हैं। तो स्लीपनेस से वर्ड से स्टिफनेस आप याद रखो ये, कि फ्लावर बर्ड्स में, एंड स्टिफनेस जो वर्ड है उसके अंदर दो दो एफ आ रहे हैं, एक एफ से फ्लावर बर्ड और दूसरे एफ से फॉल ऑफ। याद रखो कि स्टिफनेस का मतलब बेसिकली होता है सूख जाती है फ्लावर बर्ड्स, एंड जब उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी तभी वो सूखेंगी, एंड इवेंचुअली भी जब सेंसेंट हो जाता है किसी भी प्लांट पार्ट का तो वो सूख जाता है, तो गिर ही जाता है। तो स्टिफनेस होगी SO2 की वजह से, ये हमने ऐसे लर्न किया, एंड स्टिफनेस की वजह से फिर सूख जाने की वजह से गिर जाएगा इवेंचुअली फ्लावर बर्ड प्लांट से। Uncatalyzed oxidation of SO2 is slow, however the presence of particulate matter in the polluted air catalyze its oxidation to SO3। अनकैटलाइज्ड कोई भी रिएक्शन स्लो ही होती है, दिस ऑल ऑफ अस वेरी वेल नो। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्रीशियस मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि प्रीशियस मेटल से पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि PM इन दोनों वर्ड्स की स्टार्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे प्रीशियस मेटल कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा और SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। बेसिकली ये पॉल्यूशन को इंक्रीज किया जा रहा है ड्यू टू SO2 अगर अकेला होता तो सिर्फ यही कुछ कॉजेज उसके होते, लेकिन अगर अब वो SO3 में कन्वर्ट हो गया तो एक और ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, जिसको एसिड रेन हम बोलते हैं, आगे स्टडी करने वाले हैं। SO3 वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता है H2SO4 जो कि एसिड रेन कोज करता है। फिर तो एक तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया जो ऐसा कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो दोनों हम जानते ही हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने हाइड्रोजन चैप्टर में देखा था, जब ये ब्रेक होता है डीकम्पोज तो H2 और O2 में होता है, तो O2 इसने प्रोवाइड कर दी। एंड ओजोन भी ऐसे ही, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम, एंड इवन ज़्यादा तेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ओजोन, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये दोनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी प्रमोट कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन को, एंड पार्टिकुलेट मैटर भी। 2022 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से 3 वो ऐसे चीज़ें हैं जो SO2 के पोल्यूशन को इंक्रीज़ करवाती हैं। ये PM हो गया, ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीनों ऑप्शंस में थे, तो ये ध्यान रखना आपने यहाँ से। ऊपर तो सिंपल ही रिएक्शन गिवन है O2 की SO2 के साथ, यहाँ पे पार्टिकुलर मैटर है एज अ कैटलिस्ट, SO3 बन रहा है। नीचे फिर ओजोन के साथ रिएक्शन में ओजोन टूटेगा O2 और O में, O जो सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन है वो SO2 के साथ कंबाइन करके SO3 बना लेगा, O2 एज इट इज़ बच जाएगा। और H2O2 टूटेगा H2O और O2 में, O2 कंबाइन करेगा अगेन इसी रिएक्शन के जैसे जो पहले थी, SO3 बना लेगा, एंड SO3 फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा। तो ये 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक साथ ही दे दी गई है ये रिएक्शन।
Next are oxides of nitrogen. N2 and O2 are the main constituents of air. This we have just seen. 99% of the air is formed by these two only. These gases do not react with each other at normal temperature. इसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था. N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को तोड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. रूम टेम्परेचर पे उतनी इनफ एनर्जी अवेलेबल नहीं होती. एंड एग्जैक्टली 946 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी होती है. ये भी हमने लर्न किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. बट एट हाई एल्टीट्यूड्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पे इनफ टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, एनर्जी यू कैन से, जो एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड को तोड़ जाती है. एंड ओ डबल बॉन्ड ओ तो सिर्फ तब टूट ही जाएगा. एंड दैट्स हाउ वी गेट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देयर. इसका ऐसे याद रखो, हाई एल्टीट्यूड्स पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है लाइटनिंग के स्ट्राइक करने से. NO2 इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विच इज वाश्ड इनटू सॉइल विच सर्व्स एज अ फर्टिलाइजर. तो जैसे पीछे SO2 ऑक्सीडाइज हो रही थी SO3 में, यहाँ पे NO2 NO3 में हो रहा है. एंड इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं हम. ये हम फॉस्फेट के ज़रिए याद रखते हैं. बेसिकली आगे हम देखने वाले हैं मेजर फर्टिलाइज़र जो हमें याद रखना है चैप्टर में, फॉस्फेट होता है. फॉस्फेट pH F से साउंड करता है एंड फर्टिलाइज़र भी F, ये तो स्टार्ट ही हो रहा है F से, तो ऐसे हम इसको याद रखते हैं. एंड नाइट्रोजन आता है फॉस्फोरस के ऊपर ही नाइट्रोजन फैमिली में, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, इसलिए हम बोल सकते हैं नाइट्रेट भी एज अ फर्टिलाइजर सर्व कर सकता है. इन एन ऑटोमोबाइल इंजन एट हाई टेम्परेचर व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड N2 and O2 combine to yield significant quantities of nitric oxide and nitrogen dioxide as given below. तो 1500 केल्विन के अराउंड बहुत ज़्यादा इनफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण. जैसे लाइटनिंग में बिजली चमकती है वैसे ही स्पार्क यहाँ पे भी क्रिएट होती है. एंड N2 और O2 कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ बन रही हैं NO और NO2 की, जहाँ पे +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की रेस्पेक्टिवली. इसके अलावा एक N2O भी होता है ऑक्साइड नाइट्रोजन का, जहाँ पे +1 होती है. ऑक्सीजन चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करना, इसलिए ज़्यादा क्वान्टिटी यहाँ पे NO और NO2 की बनती हैं. लेकिन इसके अलावा N2O भी बनता है. इसका प्रूफ ये है कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये हम आगे देखने वाले हैं. तो वो अगर एनवायरनमेंट में है कहीं से तो आएगी ना, यही ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से ही आती है, लेकिन कम क्वांटिटीज़ में वो प्रोड्यूस होती है. उसका रीज़न हमने अभी देखा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो N2 और O2 कंबाइन करके बना लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड. दिस NO रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद ऑक्सीजन टू गिव NO2 जस्ट लाइक SO2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO3 दे रहा था. वहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ पहले, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा. द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन NO रिएक्ट्स विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. वही है जैसे पीछे ओजोन एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ भी एक्ट करेगा. एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन. सिर्फ यही बात यहाँ पे बताई जा रही है. द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो कंजेस्टेड प्लेसेस वो होते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, इसलिए ट्रैफिक में भी ऐसा ही कुछ होता है. इसके साथ ही इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है. एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है रेड हेज, ये आपको याद रखना है. कंजेस्टेड प्लेसेस में ON आता है एक साथ, इससे NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड याद रखो विच इज़ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. तो कंजेस्टेड प्लेसेस में हेज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है, ये ऐसे हमने याद रखना है. एंड ये हेज का कलर भी याद रख लें तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ट्रैफिक क्रिएट ही कैसे होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं ना वहाँ ट्रैफिक क्रिएट होता है. एंड गाड़ियाँ जब रुकती हैं तो ट्रैफिक लाइट कैसी होती है, रेड. तो ट्रैफिक से रेड लाइट आपको याद आएगी एंड रेड लाइट से रेड हेज याद रहेगा, और जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है. हेज इन जनरल जो धुंध होती है ये इरिटेंट होती ही है, तो इसका कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा, इसलिए इरिटेंट तो याद रखना लाजमी है. यहाँ पे पोल्यूटेंट है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए इसके. हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑफकोर्स ये तो डेफिनेशन में पढ़ा था हमने पोल्यूटेंट की, कि ये अनडिज़ायरेबल होता है और हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, तो इरिटेंट तो होगा ही.
दिस वाज ऑब्वियस। एंड रेड हेज से आपको याद रखना है, यहाँ पे रेड की स्टार्टिंग हो रही है आर से, एंड हो रही है एड डी पे, एंड रिटार्ड वर्ड की स्टार्टिंग और एंड भी इन्हीं अल्फ़ाबेट से होती है। तो रेड से रिटार्ड आपने याद रखना है कि ये फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2 बेसिकली। यहाँ पे जितने भी आपको हार्मफुल इफेक्ट बताए गए हैं वो NO2 के ही हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, उसके फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर बताए गए हैं आगे। यहाँ पे सारा NO2 के ही हैं। तो रिटार्ड करेगा फोटोसिंथेसिस को, और तरीका एक ही है रिटार्ड करने का, क्योंकि लीव्स के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, तो उनको डैमेज कर देगी ये NO2। NO2 इज़ अ लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि SO2 एक आई इरिटेंट होती है, आइज में टीयर्स और रेडनेस कोज करती है, एंड NO2 लंग इरिटेंट होती है। बेसिकली आगे हम देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा होती है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वो नोज और थ्रोट इरिटेंट होती है। अब इसको ऐसे याद रखो, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गई ना NO2 में, तो इसकी पावर बढ़ गई, तो थ्रोट से नीचे भी चली जाएगी और लंग को भी इरिटेट करेगी ये। ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप, NO2 वुड बी अ लंग इरिटेंट। एंड डिजीजेज बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक डिजीज़ धीरे धीरे होती हैं और उनका इम्पैक्ट भी काफ़ी टाइम तक रहता है। एक्यूट एकदम से हो जाती है और रिलीफ भी फिर तो कम टाइम में हो जाती है ये। तो ये डिफरेंस इन दोनों में। एंड चिल्ड्रंस में ये होती है, चिल्ड्रंस क्योंकि छोटे होते हैं, क्यूट होते हैं, इसे याद रखो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज चिल्ड्रन में होगी। एंड कॉज कौन करेगी? NO2 करेगी, ना कि SO2। बेसिकली यहाँ पे दो ही गैसेस के आपको शुरुआत में दिए हुए हैं हार्मफुल यूजेस, हार्मफुल इम्पैक्ट्स बेसिकली। तो या तो SO2 होगा या NO2 होगा। चिल्ड्रन में क्योंकि लास्ट में N आता है, इसे अब याद रखो कि NO2 कोज करेगा ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और जो अडल्ट्स में होंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, वो कोज करेगी SO2। ये अल्टरनेट वे में याद रख लिया आपने। इट इज़ टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज आल्सो। ऑफकोर्स ये जो लीव्स है ये भी तो लिविंग टिश्यू था, इसको डैमेज ही कर दे रही है, तो इसके लिए टॉक्सिक होगी ना, तो इसको ऐसे याद रखिए। NO2 is harmful to various textile fibers and metals। बेसिकली डायरेक्टली इनके लिए हार्मफुल नहीं होती है ये, लेकिन ऑक्सीजन से कंबाइन करके एंड देन वाटर से नाइट्रिक ऑक्साइड ये बना लेती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एसिड रेन, जो कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को अफेक्ट करता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ताजमहल के लिए हार्मफुल होती है एसिड रेन। तो टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स उसमें भी यूज़ हुए हैं, तो ये पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि नाइट्रिक एसिड का सोर्स तो NO2 ही होती है ना, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं NO2 इज़ हार्मफुल टू दीज टू टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, एंड दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ये बेसिकली वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, लास्ट में आए थे, जो पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली। एंड उनका सोर्स याद कीजिए, किसके इनकम्प्लीट कंबशन से वो प्रोड्यूस हो रहे थे? टबैको, कोल एंड पेट्रोल। इनमें से जो लास्ट वाला सोर्स है पेट्रोल, ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल से, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कोजिंग होते हैं, ये भी हमने उस चैप्टर में देखा था। दे हार्म प्लांट्स बाय कोजिंग एजिंग। सिर्फ ये एक हार्मफुल इम्पैक्ट इसका याद रख लीजिए, बाकी के दोनों इम्पैक्ट्स इसी एजिंग से एसोसिएटेड है। एंड कार्सिनोजेनिक में GE आता है और एजिंग में भी GE, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। एंड कोई भी प्लांट जब ओल्ड एज में जाता है यानी सेंसेंस में एंटर करता है, तो उसके लीव्स और फ्लावर्स झड़ जाते हैं, तो एजिंग के साथ एसोसिएटेड ये फिनोमेना है शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड टिग्स, ये ऐसे याद होगा। एंड इससे पहले भी एक फिनोमेना होता है, ये हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में देखते हैं। बिफोर द डी अटैचमेंट ऑफ एनी पार्ट फ्रॉम द प्लांट, उससे मिनरल्स जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो विड्रा कर लिए जाते हैं, विड्रॉल ऑफ द मिनरल्स। दिस इनोस द
breakdown of tissues. तो before shedding there will be breakdown of tissues and that's how aging से associated होते हैं ये दोनों ही impacts. नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड. अब मैंने पीछे आपको बोला था कि दो ही यहाँ पे गैसियस पोल्यूटेंट्स डिस्कस किए गए हैं, SO2 और NO2. वो इन द सेंस ऐसे मैंने बोला था कि जिनके कॉम्प्लिकेटेड हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, वो सिर्फ दो ही हैं, SO2 और NO2. कार्बन मोनोऑक्साइड का सिर्फ एक ही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिर्फ एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग. तो जिनके याद रखना मुश्किल है वो सिर्फ दो ही थे, NO2 और SO2. कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला गया है मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट, क्योंकि ये घातक हो सकता है हमारे लिए फैटल, जान भी जा सकती है इसलिए इससे, तो मोस्ट हार्मफुल इसलिए बोला जाता है इसको. It is a colorless and odorless gas, highly poisonous to living beings because of its ability to block the delivery of oxygen to organs and tissues. तो कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, ये हमने पी ब्लॉक चैप्टर में भी देखा हुआ है. एंड हाईली पॉइजनस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोस्ट क्रूशियल है ना ह्यूमंस के लिए और बाकी सारे लिविंग बींग्स के लिए. अगर उसी की सप्लाई बंद होगी तो मर ही गया समझो, तो इसलिए पॉइजनस इसको बोला गया है. कैसे करती है उसकी सप्लाई बंद, ये आगे बताया जा रहा है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन. कंप्लीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी, इसलिए इनकम्प्लीट कम्बशन ही एकमात्र चारा है इसको प्रोड्यूस करने का. इज मेनली रिलीज इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं यहाँ पे ट्रैफिक से, व्हीकल से ही निकलते हैं वो. अदर सोर्सेज विच प्रोड्यूस CO इन्वॉल्व इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल, फायरवुड, पेट्रोल. जहाँ से भी कंप्लीट कम्बशन से CO2 आ सकती है, इनकम्प्लीट कम्बशन से कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी. सो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके सोर्सेज वगैरह, सबको पता ही होती है ये. मैनी व्हीकल्स आर पूरली मेंटेन्ड एंड several हैव inadequate pollution control equipments resulting in the release of greater amount of carbon monoxide. तो क्या दो कंडीशंस होती हैं किसी भी व्हीकल के लिए CO एमिट करने के लिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि अगर वो उसके जो इक्विपमेंट है व्हीकल्स के अंदर वो अच्छे तरीके से मेंटेन्ड हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स वगैरह उसमें लगे होंगे अच्छी कंडीशंस में, तो CO2 में कन्वर्ट कर देंगे. हम आगे देखेंगे कार्बन के जितने भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको CO2 में कन्वर्ट कर देता है. तो पहली चीज़ तो ये कि पूरली मेंटेन्ड है, अच्छी तरीके से सर्विस नहीं हुई है उसके कैटालिटिक कन्वर्टर्स की डेफिनेटली. एंड सेकेंडली इनएडिक्वेट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, यानी उसमें लगा ही नहीं है कैटालिटिक कन्वर्टर, या तो लगा है तो वर्क नहीं कर रहा, या तो लगा ही नहीं है. दोनों ही कंडीशंस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इनकम्प्लीट कम्बशन से. इट बाइंड्स, अब इसका हार्मफुल इम्पैक्ट कैसे होता है. बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल दैन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स in blood. When the concentration of the carboxyhemoglobin reaches 3 to 4%, oxygen carrying capacity of the blood is greatly reduced. तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. कार्बो में कार्ब आ रहा है, कार्बन के लिए ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम हमने ऐसे याद रखा. एंड ये कितना ज़्यादा स्टेबल होता है हीमोग्लोबिन से, एग्जैक्टली इसका टाइम्स आपको याद रखना होगा, 300 टाइम्स. बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में. इससे आप याद रखो कि 300 टाइम्स होता है. 3 इससे याद रख लो, जो कार्बोक्सी वर्ड है उससे हमने ये डिराइव किया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से 3. इसके बाद हीमोग्लोबिन बचा इस नाम में, जिसमें 2 O आते हैं, उससे इन 2 O से 2 0 में कन्वर्ट कर दो तो ये 300 टाइम इससे याद हो जाएगा. इतना ज़्यादा स्टेबल होता है और होना ही चाहिए ज़्यादा स्टेबल. अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन इससे ज़्यादा स्टेबल होता तो ये इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता ही नहीं. ये हो ही जाती है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की है वही बनता, लेकिन क्योंकि ये हार्मफुल इम्पैक्ट इसका होता है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की ही होगी. एंड 3 से 4% भी इसकी अगर कंसंट्रेशन रीच कर गई तो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी HB की. ब्लड में ये सिर्फ HB ही होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. एंड ये परसेंटेज अराउंड 3 आप याद रख सकते हैं. वहीं कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से। दिस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू हेडेक, वीक आईसाइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। ये सारे सिम्टम्स हम दोबारा पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, जहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस करके एक कंसेप्ट दिया हुआ है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यही सिम्टम्स वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। In pregnant women who have the habit of smoking, the increased carbon monoxide level in the blood may induce premature birth, spontaneous abortions and deformed babies। इन तीनों के बीच में डिफरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना पता होना चाहिए यहाँ से कि प्रेग्नेंट लेडी अगर स्मोकिंग करती है तो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट उसके बच्चे पर भी होगा, सिर्फ इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे के ब्लड तक भी पहुँच सकती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसकी बात की जा रही है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी एंड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ लिमस्टोन। ये जो दो आगे इसके रिलीज़ के मेथड बताए गए हैं, ये मेन होते हैं, मेजर कॉजेज होते हैं एनवायरनमेंट में CO2 के रिलीज होने के लिए, ये हम पी ब्लॉक चैप्टर में भी देख आए हैं। एंड वोल्केनिक इरप्शन से भी निकल सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पीछे देखा था कि वोल्केनो के फटने से हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है। बेसिकली क्लास 12 पी ब्लॉक चैप्टर में ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की जहाँ पे अबंडेंस बताई गई है वहाँ पे ये चीज़ आती है, लेकिन वोल्केनोज में इतनी सारी क्योंकि फायर प्रोड्यूस होती है तो वहाँ बर्निंग यानी कंबशन रिएक्शन होगी, ये तो ऑब्वियस है, तो इसलिए CO2 भी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब CO2 होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगी, ये ऐसे याद रखो कि वोल्केनोज में खुला आसमान होता है उनके ऊपर, तो ऑक्सीजन की इनफ अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इट इज़ कन्फाइंड टू ट्रोफोस्फेयर ओनली, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जितनी भी गिनी चुनी गैसेज होती हैं वो कैसे लर्न करना हमने देख लिया, उसके अलावा जितनी भी गैसेज आप मान के चलिए वो ट्रोफोस्फेयर में ही पाई जाएंगी। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमोसफेयर, ये परसेंटेज हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, एंड इवन इससे पहले जो परसेंटेज आती है गैस की वो हाइड्रोजन की आती है H2 की, इट इज़ 0.15%। ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर में लर्न किया हुआ है कि इसका 5 टाइम्स होता है एग्जैक्टली वो उसकी परसेंटेज। इट इज़ रिमूव्ड बाई ग्रीन प्लांट्स विच रिक्वायर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस and in turn emit oxygen, thus maintaining the delicate balance। तो photosynthesis के लिए CO2 required होती है, that all of us know, and that's how plant maintain this balance, यानी जितनी ऑक्सीजन सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स उनको दोबारा एमिट कर देते हैं एनवायरनमेंट में, सो दैट्स हाउ दिस बैलेंस इज मेंटेन बाय प्लांट्स। एज यू नो, डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेज the CO2 levels and disturb the balance in the atmosphere। CO2 is mainly responsible for global warming, mainly इसलिए बोला गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ में। ये बनाया हुआ है ग्राफ जैसा फिगर, यहाँ पे 60% दिया गया है कंट्रीब्यूशन CO2 का सबसे ज़्यादा। तो बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काटना, फॉरेस्ट का ख़त्म करना, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये दोनों ही चीज़ें CO2 के लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो सीधे सीधे इंक्रीज़ कर रहे हैं, CO2 एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन से जो कम हो सकती थी CO2 प्लांट्स की वजह से वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जा रही है। तो ये दोनों ही मेजर हमारे पास सोर्सेज होते हैं CO2 के लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन भी इसके अंदर आता है जो इनडायरेक्ट होता है, बेसिकली हमने समझा यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एग्जैक्टली कैसे होता है अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, रेस्ट इज रेडिएटेड बैक टू द एटमोसफेयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 75% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी जो कि आती है सन से, ऐसा नहीं बोला गया है, रीचिंग द अर्थ बोला गया है। जो भी एनर्जी अर्थ को रीच करती है उसमें से 75% अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, 25% दोबारा रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 75% ही अर्थ तक आती है, ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ में एग्जैक्ट आपको प्रोपोर्शन मिलेगा।
जितनी भी लाइट एनर्जी सूरज से आती है उसमें से आधी तो जो बीच में पड़ते हैं, एटमॉस्फेयर पड़ता है पूरा, क्लाउड्स एंड दूसरी जितनी गैसेस होती है वही एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, आधी ही बच पाती है। तो 50% ही अर्थ तक आ पाती है, उसका 75% फिर अर्थ एब्जॉर्ब करती है एंड उसका फिर 25% रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कितना प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा है। एंड ये एग्जैक्ट परसेंटेज ऐसे याद रखो, हमारी अर्थ पे सरफेस जो ग्राउंड होता है और जो वाटर होता है उसका रेशो 70% वाटर होता है और 30% अर्थ का ग्राउंड सरफेस होता है। तो 70-30 है वहाँ पे, लेकिन ग्राउंड है 30, तो यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि 30% एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। वो इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती कि 30% एब्जॉर्ब करे और 70% दोबारा रिफ्लेक्ट कर दे। तो जो एब्जॉर्ब करेगा 30% ग्राउंड, वो 70% सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सिर्फ 30 थोड़े ही प्रोपोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, 30 को भी 25 को। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 75 है, ये ऐसे याद रखो कि 70 का कोई एग्जैक्ट रेशो नहीं बन रहा है, लेकिन 75 का बनता है। थर्ड 3:4 का रेशियो बनता है, 3:4 एब्जॉर्ब कर लेगा और 1:4 रिफ्लेक्ट कर देगा। तो 70 तक हम पहुँचे, 75 तक ऐसे पहुँचा जा सकता है। सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFCs एंड वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर। दीज आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेज। इनको कैसे लर्न करना है मैं आगे देखेंगे। दस दे ऐड टू द हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर। दिस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब होती है अर्थ, एंड वो जब वार्म हो जाती है, जब हीट एब्जॉर्ब करती हैं ये गैसेस एटमॉस्फेयर की, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। We all know that in cold places, flowers, vegetables and fruits are grown in glass covered with areas called greenhouse. Do you know that humans also live in a greenhouse? Of course, it is not surrounded by the glass but by a blanket of air called atmosphere, which has kept the temperature on Earth constant for centuries. तो ये जो ग्रीन हाउस का फिनोमेना होता है ये आप आई थिंक आपको पता होगा। इसमें ग्लास होता है जिसके थ्रू सनलाइट पास कर देती है, लेकिन हीट इससे पास नहीं होती है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, सब्सटेंसेस या फिर जो भी एंटिटीज़ प्रेजेंट है ग्लास के अंदर, वो जब हीट टेम्परेचर रेज होने की वजह से हीट रिफ्लेक्ट करेंगी, हीट नहीं पास हो सकती इस ग्लास से, सिर्फ सनलाइट पास होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो दैट्स वाई वी कैन से जो अंदर जो चीज़ें वो गर्म हो जाती हैं, एंड कोल्ड प्लेसेस पे ऐसे करने की हमें ज़रूरत होती है, बिकॉज टेम्परेचर यानी एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो प्लांट में जो ग्रोथ करने के लिए भी रिएक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड प्लेसेस पे। तो ह्यूमंस भी रहते हैं एक इस एनवायरनमेंट के अराउंड जिसको ब्लैंकेट ऑफ एयर बोलते हैं। ये एक्ट करता है एज अ ग्लास की तरह, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे नेचुरली एग्जिस्ट करता है। एंड इसके बिना -18 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होता अर्थ का, विच इज़ वेरी लो। सो in order to maintain a optimum temperature of earth, natural greenhouse effect is very crucial। ये -18 डिग्री सेल्सियस भी एनवायरमेंटल के इश्यूज में आने वाला है, वहाँ हम इसको देखेंगे। जस्ट एज ग्लास इन अ ग्रीन हाउस होल्ड्स द सन्स वार्मथ इनसाइड, एटमोसफेयर ट्रैप्स द सन्स हीट नियर द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्म। दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मेक्स द अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ। टेम्परेचर यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अर्थ में हर जगह है, हर रिएक्शन को होने में। ये सबसे मेन रिएक्शन देखो यार, फोटोसिंथेसिस, क्या वो सनलाइट के बिना हो सकती है? तो नहीं ना। तो इसलिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होगा, एंड ये एटमोसफेयर में जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ये ज़रूरी होती हैं इसके लिए। In a greenhouse, solar radiation pass through the transparent glass and heat up the soil and plants जो उसके अंदर होते हैं। The warm soil and plants emit infrared radiations। ये EMW चैप्टर में आने वाला है, फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट वेव्स जनरेट करते हैं। इसी हीट वेव्स को इन्फ्रारेड बोला जाता है बेसिकली। इन्फ्रारेड किसके बाद आता है? लाइट रीजन के बाद आता है ना, यानी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है।
तो इसी से याद रखो कि छोटी वेवलेंथ की लाइट तो पास होगी ग्लास से, लेकिन बड़ी वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं हो पाई उससे पास। सिंस ग्लास इज ओपैक्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मल रीजन, ये हीट वेव्स होते हैं इसलिए थर्मल रीजन में आती है, ऐसा बोला गया है। ओपैक्यू मतलब उससे पास नहीं हो सकती। इट पार्टली रिफ्लेक्ट्स एंड पार्टली एब्जॉर्ब द रेडिएशन, बट नेवर अपने अंदर से रिफ्रैक्ट नहीं होने देता, निकलने नहीं देता, या तो रिफ्लेक्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लास उनको। दिस मैकेनिज्म कीप्स द एनर्जी ऑफ द सन ट्रैप्ड इन द ग्रीन हाउस। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड molecules also trapped heat as they are transferred to the sunlight but not to the heat radiation। अगेन सेम रीज़न यहाँ पे बोल सकते हैं, सनलाइट एच न्यू जो कि लाइट विजिबल रीजन की है वो पहले आती है इंफ्रारेड से, हीट रेडिएशन से, यानी उसकी वेवलेंथ छोटी होती है तो वो पास हो जाती है, वेवलेंथ बड़ी होगी हीट रेडिएशन तो वो इनसे पास नहीं हो पाएगी, इसलिए CO2 ट्रैप कर लेगी हीट रेडिएशन को। If the amount of CO2 crosses the 0.03% natural greenhouse balance may get disturbed, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर CO2 के होंगे तो ज़्यादा हीट ट्रैप करेंगे और दिस विल कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। बिसाइड CO2 अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC एंड ओजोन। तो ये इतनी ही सारी आपको ग्रीन हाउस गैसेज याद रखनी है। एंड अगर आप एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर की बात करें तो इनकी एग्जैक्ट परसेंटेज वहाँ पे गिवन है। 4 ग्रीन हाउस गैसेज की हमें याद रखनी है। CO2 के सबसे ज़्यादा होती है कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में और N2O का सबसे कम होता है। तो इनका सीक्वेंस याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है। हम जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 मिलाई जाती है उसको फिजी अपीयरेंस देने के लिए, लेकिन अगर ऐसा कोई कॉफ़ी के साथ करने लग जाए तो उसके साथ क्या होगा, इसके लिए मैंने ट्रिक यूज़ की है। CO2 में कॉफ़ी ना तो मिला वाट लग जाएगी। तो यहाँ पे CO2 सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, CO2 सबसे आगे, में से मीथेन एंड कॉफ़ी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाटू से N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाट से वाटर वेपर्स एंड जाएगी से जेड से हमें उसको लिखना है तो ओजोन में जेड आ रहा है तो ये ओजोन उससे याद हो जाएगा। अब यहाँ से नाटू से N2 नहीं याद रख आना चाहिए आपको, नाइट्रोजन N2, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसको ऐसे याद रखो। एक तो हमने याद कर ही लिया ना ओजोन। ओजोन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन आइटम कंबाइन करके तब जाके वो एक ग्रीन हाउस गैस बन रही है। तो ऑक्सीजन में O2 में हमने ऑक्सीजन ऐड करा तब जाके ग्रीन हाउस गैस बनी, वैसे ही N2 में भी ऑक्सीजन ऐड करो N2O बन जाएगा तब जाके वो ग्रीन हाउस गैस बनेगा। तो वहाँ पे नाइट्रोजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड आपको देना है, ये ऐसे लर्न हो जाएगा। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरल इवन वेजिटेशन इज बर्न्ड डाइजेस्टेड रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दूसरी जो सोर्स है इसके प्रोडक्शन की, डाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर आता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है तो वहाँ से लर्न हो जाएगा हमें। जो पहला इसका सोर्स है वेजिटेशन जहाँ पे बर्न हो रही है, यहाँ पे कंबशन होगी एंड कंबशन में मेनली CO2 प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे याद रखो जो एनोरोबिक डाइजेशन था वहाँ पे CO2 भी प्रोड्यूस हो रही है कुछ अमाउंट्स में, हम देखेंगे उस चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो मीथेन के हमारे एनोरोबिक डाइजेशन में मेनली मीथेन प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ अमाउंट्स में CO2 भी प्रोड्यूस होती है। वैसे ही बर्निंग यानी कंबशन में वेजिटेशन के मेनली CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ अमाउंट्स में मीथेन भी प्रोड्यूस होती है, ये ऐसे याद रखो। एंड सिमिलरली दो और यहाँ पे सोर्स दिए गए हैं, फॉसिल फ्यूल से और कोल माइन से। हम जानते हैं इनसे मेनली CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ अमाउंट्स मीथेन का भी प्रोड्यूस हो सकता है, ये ऐसे यहाँ से याद रखना है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन आर रिलीज इन पैडी फील्ड्स, कोल माइंस हमने देख लिया। रोटिंग ऑफ गार्बेज डंप से भी प्रोड्यूस होती है, ये रोटिंग डिड भी हमने अभी देख लिया, बचा सिर्फ पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स बेसिकली राइस फील्ड्स ही होते हैं। हम जानते हैं राइस में मोस्ट ऑफ द टाइम पानी खड़ा रहता है एंड वहाँ पे पानी की प्रेजेंस होने से सॉइल में कुछ ऐसे रीजन्स बन जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पेनेट्रेट नहीं कर पाती रूट्स तक, उनको पैडी बोलते हैं उन फील्ड्स को। तो ऑक्सीजन अगर वहाँ पे नहीं जा पाएगी, बेसिकली होता इसलिए क्योंकि पानी खड़ा रहता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम राइस में।
एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होने का रीज़न है। एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगी तो एनारोबिक डाइजेशन भी होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया के वहाँ क्रिएट होने से अगेन वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होगी। तो पैडी फील्ड्स में भी एनारोबिक डाइजेशन ही है मीथेन के प्रोड्यूस होने का रीज़न। CFCs आर मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग, दे आर डैमेजिंग ओजोन लेयर, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैन मेड होते हैं ये, हम इनके यूजेस से लर्न करेंगे। जो CFC है होता ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन इससे हमें इस चैप्टर में याद रखना है कंडीशनर सी, पहला सी तो कंडीशनर यानी एयर कंडीशनर के लिए, दूसरा फ्रिज के लिए, एंड तीसरा सी फिर कंप्यूटर के लिए। बेसिकली ये इनके कहाँ कहाँ यूजेस हैं उनको याद रखने के लिए हमने ऐसा किया है। एंड ये जो तीनों चीज़ें हैं, एयर कंडीशनर, फ्रिज और कंप्यूटर, ये तीनों आदमी ने ही बनाए हैं ना, तो इनको जो यूज़ में डालने के लिए केमिकल है वो भी आदमी ने ही बनाया है। इससे आप याद रखो कि ये भी मैन मेड ही होता है। ओजोन को कैसे डैमेज करता है, इसके ऊपर पूरा एक सेक्शन गिवन है ये वाला, तो यहाँ पे देखेंगे इसको। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ऑकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, तो नेचुरली भी प्रेजेंट होती है ये थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ से भी प्रोड्यूस होती है ये ऑटोमोबाइल्स के आने से। ऑटोमोबाइल से जो कंबशन होता है, फ्यूल्स जलते हैं, उससे भी हमने पीछे देखा था थोड़े अमाउंट्स में, लेकिन नेचुरली भी इसका कुछ कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है। ये ऐसे याद रख लो कि N से नाइट्रस ऑक्साइड और N से नेचुरली भी होती है। इन रिसेंट ईयर्स देयर क्वांटिटीज हैव बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये दूसरे वाला पॉइंट तो हमें समझ में आता है कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर होती है ग्रीन हाउस गैसेज के लिए। ये तो चीज़ समझ में आती है। यहाँ पे ऊपर लिखा है देयर क्वांटिटीज हैव बीन इंक्रीज, यानी ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसेज बताई गई हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, नीचे तो रीज़न बताए जा रहे हैं उनसे। तो दूसरे वाला रीज़न तो ठीक है भाई, जो मोस्ट कंट्रीब्यूशन जिसका होता है वो इंक्रीज हो रही है फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से। लेकिन ये जो इससे पीछे रीज़न दिया हुआ है केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इन सब में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज आ रही होगी? इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। बेसिकली इतना तो हम जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स में बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, एंड साल्टी एरियाज़ में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। दिस वी नो फ्रॉम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। न्यूमेटोफोर्स वो रूट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर से ऊपर ग्रो करती हैं टू गेट ऑक्सीजन, क्योंकि मार्शी और साल्टी एरियाज़ में जो रूट्स सॉइल के नीचे का एरिया होता है वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये साल्ट्स के होने की कॉन्सिक्वेंस होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे तो रूट्स के पास सॉइल में ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी वहाँ पे साल्ट्स की प्रेजेंस होने से, एंड एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेगा जो कि फिर एनारोबिक डाइजेशन से मीथेन प्रोड्यूस करेगा। तो जो लास्ट वाला दिया है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इससे CO2 प्रोड्यूस होगा मेजरली, पहला कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, और दूसरा होता है मीथेन, वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से। इफ़ दिस ट्रेंड्स कंटिन्यू द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ लेवल विच में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज ऑल ओवर द अर्थ। तो जो हाई हील्स होंगे वहाँ तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है वाटर के पहुँचने की, लेकिन low lying areas will be full of water if the global temperature kept on increasing, because polar ice caps जो आइस के पहाड़ होते हैं वो इससे पिघलना शुरू हो जाएंगे, एंड सी लेवल्स के पास जितने भी कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगे इस कारण से। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंसिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से। Also it will if the temperature increase, the incidence of the infectious diseases such as dengue, malaria, yellow fever and sleeping sickness etc also increase। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर होना, बेसिकली ये जो डेंगू और मलेरिया है ये तो हम जानते हैं मच्छरों की वजह से होती है, मॉस्किटो की। येलो फीवर भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ये होती वायरल डिजीज़ है लेकिन स्प्रेड इसको भी मॉस्किटोज ही करते हैं। एंड मलेरिया वी ऑल ऑफ अस नो, ये एग्जैक्टली स्पोरोजोवन होता है, एक प्लाज्मोडियम जो इसको कोज करता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोवन। एंड स्लीपिंग सिकनेस भी एक प्रोटोजोवन कोज करता है, ट्राइपैनोजोमा। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से दोनों चीज़ें हम जानते हैं।
तो स्प्रेड इसको भी कोई मॉस्किटो ही कर रहा होगा, स्लीपिंग सिकनेस को, ये ऐसा यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इन शॉर्ट ऑल ऑफ दिस डिजीज़ आर स्प्रेडेड बाय मस्किटोज एंड वी नो समर्स में मॉस्किटोज ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मॉस्किटोज ज़्यादा ग्रो करेंगे और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी उसी प्रोपोर्शंस में इंक्रीज होगी। दिस इज़ सेकंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो एग्जैक्ट इन ये सारी डिजीज़ कैसे याद रखनी है ये हमने यहाँ से देख लिया। ये जो थिंक इट ओवर करके पैराग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का, ऐसा बताया गया है। कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, अगर ऐसा हमें पता है तो उनको रिड्यूस कैसे करना है, किन तरीक़ों से एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस जा रही हैं उनको रिड्यूस कैसे करना है, ये हमें पता आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ऑब्वियस रीजंस गिवन हैं, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ज़्यादा मुश्किल नहीं मिलेगा आपको इसमें कुछ भी, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं मिलेगा। एसिड रेन इज़ द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड ये जो फिगर गिवन है आपको 4.1 ये एसिड डिपोजिशन का है, इसी से एसोसिएटेड है। हम जब इसको इन डेप्थ पढ़ लेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा ये।